हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप इस लॉकडाउन में आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने एक कहानी शुरू की थी कूलम्ब्स लॉ की, जिसमें हमने जाना कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है। ठीक है, और इस वीडियो में भी हम उसी कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। तो आप कहेंगे तो सर इस वीडियो में नया क्या है, एक बार तो पढ़ा नहीं जाता, आप दो दो बार बता रहे हैं। तो बबुआ, पिछले वीडियो में केवल मैग्नीट्यूड के बारे में हम पढ़े थे, और आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन उसमें दिखाना होगा ना, तो वही डायरेक्शन को ऐड करने के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो उसी फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्शन के साथ, यानी कि वेक्टर फॉर्म में। तो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेरिट फिजिक्स, जहाँ हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फिल करते हैं यहाँ से और फाइनली सेव यहाँ करते हैं। ठीक है, तो सेव करने के लिए आगे देखते हैं। तो हेडिंग लगा लो आप लोग, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, तो भाई कूलम्ब्स लॉ है, चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का जिक्र है, तो आपको सबसे पहले क्या मानना होगा, चार्ज। तो हम ले लिए यहाँ पर दो चार्जेस, ये एक्स वाई का कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से पता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 पोजीशन वेक्टर पर क्या है, चार्ज q1 है, और r2 पोजीशन वेक्टर पर चार्ज क्या है, q2 है। ठीक है, अब इन्हीं चार्जेस के बीच में हमें फोर्स निकालना है डायरेक्शन के साथ। तो आपको अच्छे से पता है, फिलहाल ये दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव हैं, हम लोग लेकर ही चले हैं। आप पॉजिटिव निगेटिव भी मान सकते हैं। प्लस प्लस है, इसलिए क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इसको दूर भगाएगा, ये भी इसको दूर भगाएगा। ठीक है, वही माइनस माइनस होते तो सेम चीज़ होता, और यही अगर प्लस माइनस होते तो क्या करते, अट्रैक्ट करते। आप ये भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ये जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, तो एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स, मतलब इन चार्जेस के सेंटर्स को कनेक्ट करने वाले लाइन के एलोंग, मतलब इस लाइन के एलोंग लगेंगे। तो भाई Q2 Q1 पर लगाएगा तो किधर, इस लाइन के अलोंग, यानी कि इधर। और आपको ये भी बताया गया था कि फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। 1 पर लगा है, इसे लिखेंगे F, जिस पर लगता है उसको पहले यहाँ 1, कौन लगाया 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब Q2 लगाया है Q1 पर। इसी तरह से इस पर वो भी क्या किया होगा, फोर्स लगाया होगा। अब बताइए, ये एक सेकंड से यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे F21। क्यों ऐसा, क्योंकि 2 पर लगाया, कौन लगाया है, 1 लगाया है। क्लियर है। तो पिछले वीडियो में जो हमने जाना वो क्या था कि F बराबर हम लोग क्या लिखे थे, तो KQ1 Q2 अपॉन R²। ठीक, जहाँ पर K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वही Q1 Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और R क्या था, उनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसमें ऐड नहीं है, वही ऐड करना है हमें इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो भी आप फिगर में यहाँ दिखाए हैं उसको आप लैंग्वेज दे दीजिए। ठीक है, तो क्या है, तो मान लिया क्या चीज़, लेट R1 एंड R2 आर द, क्या है ये, पोजिशन वेक्टर्स। ये पढ़ चुके हैं आप लोग पहले ही 11th क्लास में, नहीं पढ़े तो 12th क्लास में मैथ में फिर से पढ़ना है। ठीक है, आप जानेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बताने वाले वेक्टर क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक, किसके, तो ऑफ द चार्जेस, ऑफ द चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स, जिनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, ऑफ मैग्नीट्यूड्स Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एज शॉन, जैसा दिखाया गया है, एज शॉन इन फिगर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर F12 क्या है उसको भी मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे नोट करते जाएंगे आप। ठीक, जब हम बोलें कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फिर प्ले करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ F12 के बारे में सोचते हैं। F12 क्या है, तो आराम से इस फिगर के नीचे लिखेंगे क्या, F12 ये क्या है, तो फोर्स Q1 चार्ज पर है, किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ठीक है, क्लियर है।
अच्छा डिस्टेंस बनाकर Q2, वही F21 क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोग बताइए F21 क्या होगा ये, तो ये होगा फोर्स कहाँ का, तो ऑन चार्ज किस पर, Q2 पर, किसके द्वारा, तो ड्यू टू Q1। क्लियर है। अब इन्हीं फोर्स को हमें ढूंढना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ठीक है, ये है। तो चलिए देखते हैं। तो इतना आप लोग पॉज करके पहले नोट बना लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो आपके कॉपी में अवेलेबल रहेगा, तो आगे आपको अपने आप सामने दिखाई देगा, समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो को रोक कर आप कीजिए। वैसे एक बार फिर से हम समझा देना चाहेंगे क्या लिखे हम यहाँ पर कि लेट R1 एंड R2 आर द पोजिशन वेक्टर्स। R1 और R2 क्या है, पोजिशन वेक्टर्स हैं। किसका भाई, तो ऑफ द चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस का। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर F12 क्या है, तो आप देखें कि 2 1 पर लगाया फोर्स वो है, तो यहाँ भी लिखे F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1, किसके कारण लगा है ये, Q2 के। उसी हिसाब से यहाँ F21 इक्वल फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। क्लियर है। अब नोट बना ले आप लोग, ठीक है। अगर सामने खड़े रह गए होंगे तो कोई ऐसा जगह जरूरत होगा जहाँ पॉज करने पर आपको टोटल दिखेगा, ठीक है, कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं आगे। तो F12 अगर हम निकालने चलें, नहीं तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक। इतना इक्वल अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, पहले मैग्नीट्यूड का, आपको पता है कि वेक्टर में ये मोड लगाने पर वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इतना इक्वल क्या हो जाएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस। तो आप डायरेक्टली R ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ डायरेक्शन भी दिखाना है, इसलिए आपको उस डिस्टेंस को भी आप डायरेक्शन के साथ ही दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आप F12 लिए इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी ले लीजिए। क्या चीज़ कि आप पहले ये डिस्टेंस इधर से इधर मेजर कर रहे हैं, मतलब 1 के तरफ, किधर से, 2 की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ F12 के लिए लेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो R12 इतना का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता था, और डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डायरेक्ट वेक्टर का स्क्वायर तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ किए तो मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको हटा दें, नहीं हटा दें, तो इधर क्या है, डायरेक्शन है, जबकि इधर कोई डायरेक्शन नहीं है, और यहाँ वेक्टर का स्क्वायर डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, यानी कि आपको यहाँ पर डायरेक्शन ऐड करना होगा। वो डायरेक्शन को क्या बताएगा आपको, तो इस फोर्स का, मतलब इसी के लॉन्ग, ठीक। तो आप ये सोचिए कि आखिर डायरेक्शन हम कैसे ऐड करें। तो आप यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या बताता है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन। और क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और 1 से किसी भी चीज़ में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो एक काम करते हैं, फोर्स का नहीं, इसका भी डायरेक्शन उसी तरफ है जिधर F12 का है, तो क्यों ना हम इसका यूनिट वेक्टर लेकर यहाँ बैठा दें, ताकि डायरेक्शन इसका मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 12 का जो यूनिट वेक्टर होगा ये R12 का कैप देंगे, कैप, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन हो गया। ये क्या है बताएगा आपको, तो ये डायरेक्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हियर R12 का कैप क्या है, तो इक्वल यूनिट वेक्टर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12। क्लियर है, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। इतना समझ में आया। लेकिन अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए F12, ठीक, जिसको यूनिट वेक्टर पता नहीं है तो थोड़ा देर रुकिए, यूनिट वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा बताएंगे आपको आगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो K की जगह पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, पहले से पता है। अगर कोई मीडियम ना हो, वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस होता, ठीक, इंटू
Q1 Q2 अपॉन R12 का इतना का स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ याद है, ट्रायंगल लॉ आपको अच्छे से पता है कि कुछ याद दिलाते इस तरह से आपको कि ट्रायंगल में आपको बता दें, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स इस तरह से हो, अरेंज हो ट्रायंगल के फॉर्म में, अगर ये मान लेते हैं ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है और ये क्या है सी वेक्टर, तो इनमें से 2 को जोड़ने पर तीसरा आपको मिलता है, यानी तीसरा क्या होता है रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट कैसे पता करते हैं इस वेक्टर में, तो आपको ये भी बात अच्छे से पढ़ाया गया होगा जब वेक्टर आप पढ़ रहे होंगे 11th क्लास में। क्या चीज़ कि आपको ढूंढना होता है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, ठीक ना। जो उनका शॉर्टकट होता है वही रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे 2 को जोड़ेंगे और शॉर्टकट मिलेगा, तो वेक्टर में ऐसा पॉसिबल है। क्यों, जवाब तो वहीं पर आपको पता चल गया होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ इधर चलते हैं तो यहाँ रुक गया, आगे एरो दिखा रहा है कि आगे बढ़ना नहीं, लेकिन इधर चलते हैं, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी फाइनली आप कहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले हैं, यानी कि यही इन दोनों का शॉर्टकट है। आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना था, आप इधर से जाइए या ऐसे जाइए, यानी कि इन दोनों को जोड़कर आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और वेक्टर एडिशन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं b + c इक्वल क्या चीज a, क्लियर है। तो इसी बात को अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या R12 के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ R1 कुछ ऐसे है ना, देखिए R2 कुछ इस तरह से नहीं, और ये R12 का डायरेक्शन आप किधर लिए हैं, तो इधर। अब आप ही बताएं कि कौन किसका रिजल्टेंट, किन 2 को जोड़े कि कौन सा मिले। तो आराम से आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, ये रिजल्टेंट है। यानी कि R2 + R12 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, R1। यहाँ से आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस R12 चाहिए, तो R12 अगर निकालते हैं तो इधर चला जाएगा, उधर इधर से, तो क्या हो जाएगा -R2, क्लियर। यानी कि इस वेक्टर की जगह पर आप इतना बैठा सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो बैठा दें, तो एक काम करते हैं यहीं पे बैठा देते हैं पहले। तो यहाँ हो जाएगा बबुआ R1 - R2, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक, इनटू, अब यहाँ पर तो ये कैप है नहीं, अब इसको कैसे, तो अभी तुरंत बोले थे कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आपको बताते हैं, तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लें हम। यूनिट वेक्टर, तो दुनिया का कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो अगर ए वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक, तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। अगर वही बी वेक्टर होता तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता, बी कैप। उसी तरह से सी वेक्टर होता तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता, सी कैप, ठीक है। आप तो समझ गए इतना। तो इतना बराबर हम लिखते क्या है, ए कैप इक्वल ए वेक्टर, और उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। क्यों डिवाइड करते हैं, तो भाई उसके पास मैग्नीट्यूड ही है, उसमें डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कट कर 1 हो जाएगा। जैसे अगर एक वेक्टर है 100 मीटर ईस्ट, 100 मीटर ईस्ट, इसमें हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 100 से, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 100, तो क्या मिलेगा 1 मीटर ईस्ट। देखिए तो यूनिट वेक्टर बन गया, एक यूनिट हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही का वही रह गया, ठीक है। इससे बोला जाता है कि यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, क्लियर। और उसको निकालने का तरीका क्या हुआ, तो उसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस रूल के हिसाब से R12 का कैप बराबर हम लोग को क्या लिखना चाहिए, तो देखिए, तो R12 का कैप इक्वल क्या लिखेंगे, ए कैप क्या लिखेंगे, ए वेक्टर, यानी कि R12 वेक्टर अपॉन क्या चीज़ का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा, R12 की जगह पर अभी तुरंत आप निकाले थे क्या चीज़, R1 - R2, R1 - R2, ठीक, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो R1 वेक्टर - R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर हो गया। यानी कि R12 के कैप की जगह पर आप इतना लिख सकते हैं। तो लिखा जाए, तो फिगर तो मिटाना पड़ेगा, फिगर मिटाने से अच्छा है कि हम इसको थोड़ा इधर ही कर देते हैं, ठीक है। क्या था, तो F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस नहीं इंटू Q2 अपॉन R1 - R2
का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ यूनिट वेक्टर जहाँ पर आप क्या बैठा रहे हैं, उतना इसके जगह पर तो बैठा देते हैं R1 माइनस R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको और आगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन, अब देखें तो ये सेम स्क्वायर एक और गुना में, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। क्लियर है, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर। यही है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म R12 का, ठीक है। यहाँ पर अब आप कहेंगे कि हम तो कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हैं सर, और आप भी बताएं पिछले वीडियो में कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या चीज़ कि डिस्टेंस के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ क्यूब कहाँ से आ गया, तो भाई गौर से देखिए, क्या चीज़, गौर से कि ये क्यूब नहीं, ये क्या है, स्क्वायर ही है, क्योंकि यहाँ R1 माइनस R2 पहले से नहीं यूनिट वेक्टर था, अब तो एक कम्प्लीटली वेक्टर लिखे हैं। इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा ना तो वो कट जाएगा यहाँ से, इसका मैग्नीट्यूड एक कट जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा, ठीक। तो यही है, ठीक। उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर फोर्स निकालेंगे 2-1, तो डिस्टेंस किधर से इधर लेंगे, इधर से इधर, यानी कि R2-1 नहीं लेंगे ना, कि नहीं लेंगे, ठीक। तो यहाँ भी फिर से इसको वही सेम ड्रामा आपको रिपीट करना है। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, तो F21 इक्वल क्या चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, तो ये Q1 रहेगा, Q2 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन पलट गया, तो फिर से दिखाते हैं हम आपको क्या हो जाएगा। हाँ, ये R1, ये R2, ये R21, यही ना। तो यहाँ पर कौन किसका रिजल्टेंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फाइनली यहाँ से यहाँ, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R21 इक्वल R2। यहाँ से आपको R21 बराबर मिलेगा क्या चीज़, R2 माइनस R1, ठीक है। तो वैसे ही सेम है, अगर वो मतलब कैसे किया गया सॉल्यूशन इसका, अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी समझ में ना आए तो उसको फिर से देख लेंगे वीडियो को। नहीं देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, ठीक है, का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक है। इस तरह से जेड एक्सिस देख लीजिएगा आप लोग क्या है। यही है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ है, इसमें थोड़ा सा और चीज़ बचा हुआ है, आप देख लीजिए इसको, नहीं स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। हो गया, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ रहते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ना मिटा ही देते हैं। आप पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इस बात को भूलेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ, अरे यार ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड, ठीक। देखिए यहाँ आपको मिला क्या चीज़, F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 इतना का क्यूब इंटू क्या चीज, R1 माइनस R2, ठीक है। अब उसी हिसाब से आपको मिला क्या, 2-1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ यहाँ से माइनस से, मतलब यहाँ पर माइनस से गुणा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ माइनस से कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस F21 इक्वल माइनस को हम यहाँ ना लिख कर यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 1/4 पाई लिख सकते हैं भाई, मल्टीप्लिकेशन में है सब, इंटू Q1 अपॉन फिर कह रहे हैं मिस्टेक, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या चीज, R2 माइनस R1 का क्यूब। यहाँ जैसे ही माइनस एंट्री लेंगे, यहाँ पर एंट्री नहीं देते हैं फिलहाल, बाहर ही रखते हैं, ये क्या हो जाएगा
R2 माइनस R1, माइनस जब इंटू लगा तो क्या हो जाएगा बब्बा लोग, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, माइनस जैसे इंटू लेगा तो R1 प्लस में और R2 माइनस में, यानी कि आप लिखेंगे R1 माइनस R2। ठीक है। और एक बात, चाहे आप ये डिस्टेंस इधर से इधर मापें चाहे इधर से इधर मापें, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका मतलब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ आप क्या जान रहे हैं, तो R12 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके, R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है। डिस्टेंस चाहे इधर से इधर मापे चाहे इधर से इधर बराबर होगा। ठीक है। तो उसी हिसाब से बढ़ते हैं, तो यानी कि R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इक्वल किसके होगा, तो R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड के, नहीं यानी कि ये और ये तो बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, होगा ना। तो इस हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, इधर वाला चलिए लिख ही देते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, इसको R2 माइनस R1 है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है। अब बोलिए यहाँ पर R1 माइनस R2, ठीक, क्यों ऐसा किए, तो आप ब्रैकेट में देखिए, इसको मिटा ही देते हैं, पहले से तो फिगर आपके पास है ही। देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इक्वल R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब देखिए इधर वाले टर्म्स को आप ध्यान दीजिए ज़रा गौर से। ठीक, देखिए ये और ये कुछ मिल रहा है आपको, नहीं ये नहीं, ये इसी को तो हम आगे बढ़ाए हैं, नहीं। अब देखिए ये और ये सेम सेम है, इसका मतलब इतना की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। फाइनली माइनस F21 बराबर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे F12। अब याद कीजिए पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ये फोर्सेस एक दूसरे पर लगाते हैं चार्जेस, इक्वल और अपोजिट। यहाँ देखिए इक्वल और अपोजिट, आप इसको और अरेंज करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं उधर। ठीक है, इस तरह से, यानी कि आपको क्या पता चला कि कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इक्वल और अपोजिट वाला पढ़ेंगे आप लोग, देख लीजिए। मतलब फाइनली ये रहा कि दो चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, एक दूसरे के बराबर फोर्स लगाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो यही था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, फिर से आपको बताया जाएगा ये चीज़। ठीक है, और हाँ 5 तारीख से, इसी 5 तारीख से यानी कि 5 मई से आपका 10th का भी फिजिक्स, ठीक है, शुरू हो जाएगा इस चैनल पर। तो आपके आसपास जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हों, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, ICSE CBSE या फिर किसी स्टेट बोर्ड के, ठीक है, सभी को समझ में आने वाला है। इसलिए इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए, क्लास 10th के स्टूडेंट तक खासकर, कि 5 मई से उनका सिलेबस क्लास 10th का इस चैनल मेरिट एट फिजिक्स पर शुरू होना है। ठीक है, फिलहाल तो फिजिक्स, बाद में हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स भी हो जाए। ठीक है, और क्लास 12 के स्टूडेंट जिनको वीडियोज़ मिलते थे 2 दिन 3 दिन, और इस बार तो हद हो गया 10-12 दिन पर मिल रहा है आपको। ठीक है, ये आपको अब रेगुलर मिलेगा। ठीक है, और भी कुछ गुड मैसेज है, ठीक है, जो कि आपको बताया जाएगा जब वीडियोस चलेंगे आगे उसमें। ठीक है, थैंक यू।